सिन्हा और मेरे साथ हैं मुकुल। धन्यवाद जया। और जब हम बात कर रहे हैं किस तरीके से यात्रा लगातार खास होती जा रही है और हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित भी किया गया और खासतौर से ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कैसे जो दोनों देश हैं उनमें किस तरह की समानताएं हैं। जो समझौते हुए हैं उसमें हमने देखा कैसे जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें सहयोग जो है भारत देगा इंडोनेशिया को और लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है वो कैसे और बेहतर होती नजर आएगी। लेकिन दोनों ही देश जो हैं वो इन लोकतांत्रिक मूल्यों के जरिए एक नई शक्ति का संचार करते हुए नजर आते हैं एक दूसरे को। और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ की संसद को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ खास रहेगा, तमाम अपडेट्स जो आपके साथ साझा करेंगे। हमारे संवाददाता भी वहाँ से हमारे साथ जुड़ेंगी, मेहमान भी हमारे साथ होंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं इस विशेष कार्यक्रम की। लेकिन उससे पहले आपको बता दें क्या कुछ खास अभी तक भी रहा है, क्योंकि हमने देखा था ना सिर्फ दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण जो समझौते हैं वो हमें यहाँ देखने को मिले हैं, लगभग हर एक क्षेत्र में समझौता। और उसी वजह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया था एक सुनहरा अध्याय जो है वो अब दोनों देशों के बीच यहाँ शुरू होने जा रहा है। और ये अगर देखा जाए प्रधानमंत्री की जो है चौथी यात्रा है इंडोनेशिया की, लेकिन पिछली 3 यात्राओं से और ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि नए क्षेत्र जो हैं वो इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं और जो पुरानी सहमति दोनों देशों के बीच में हुई थी वो और भी प्रगाढ़ हो रही है। बिल्कुल। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच समग्र रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने को लेकर कई अहम समझौते हुए। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइलों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। ब्लू इकोनॉमी, नौवहन व समुद्री सुरक्षा में भी दोनों देश आपसी सहयोग को प्रगाढ़ करेंगे। इसके अलावा खनिज और इस्पात आपूर्ति श्रृंखला प्रौद्योगिकी को लेकर समझौता हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बीच एक सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है जो दोनों देशों के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करेगा। 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा। हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरीटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। दुर्लभ खनिज संपदा, इंडोनेशिया में चुनाव प्रक्रिया के लिए भारतीय चुनाव आयोग का सहयोग, संस्कृति और शिक्षा में भी सहयोग बढ़ेगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, डायलॉग, डिप्लोमेसी से समाधान और फिलिस्तीन का शांतिपूर्ण स्थायी समाधान चाहते हैं। वैश्विक उथल पुथल के इस दौर में भारत का मानना है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। पैलेस्टाइन के विषय पर हम 2 स्टेट सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पीस का समर्थन करते हैं। फ्रेंड्स, एक सुनहरा दौर हम दोनों देशों के सामने दस्तक दे रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि IIM बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना कैंपस खोलेगा। पीएम ने यह ऐलान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ जकार्ता में द्विपक्षीय बैठक के बाद किया। साझा वक्तव्य में पीएम ने कहा कि कैंपस पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं के लिए बहुत लाभदायक होगा। प्रस्तावित कैंपस इंडोनेशिया के मलंग स्थित सिंघासार की विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इंडोनेशिया में प्रस्तावित कैंपस
IIMP का पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंपस होगा। इस कैंपस का पाठ्यक्रम भविष्य के लीडर्स को तैयार करने के लिए बनाया जाएगा। इनमें उभरते कारोबारी क्षेत्र के 5 प्रमुख पहलू वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI, जलवायु और स्थिरता और स्वास्थ्य प्रबंधन शामिल होंगे। ये भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत और इंडोनेशिया दोनों ही युवा ऊर्जा से भरे हुए देश हैं। हमारे युवाओं में टेक्नोलॉजी के प्रति स्वाभाविक रुझान है। हमें अपने युवाओं के बीच AI, टेलीकॉम, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने के लिए आज एक अहम एग्रीमेंट किया है। हम दोनों देशों के बीच स्टार्टअप सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमत हुए हैं। हम इंडोनेशिया में भारत के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट IIM बेंगलुरु को उसका कैंपस खोलने के जा रहे हैं। इससे पूरे आसियान क्षेत्र के युवाओं को बहुत लाभ होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य स्वागत के लिए राष्ट्रपति सुबियांतो के प्रति आभार व्यक्त किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर भारत इंडोनेशिया के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग का जिक्र करते हुए संबंधों की यात्रा लंबी रही है, ऐसा उन्होंने कहा। और इससे पहले आज हमने देखा जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा काफ़ी मायने में अहम है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलू की समीक्षा एक महत्वपूर्ण विषय जो कि हमने देखा किस तरीके से ये सार्थक रही है। पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिल रही है और खुद प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि ये दोनों देशों के लिए एक सुनहरे अध्याय की शुरुआत है। और इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां के स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ मौजूदगी में बच्चों ने भारत और इंडोनेशिया का झंडा लेकर एक कतार में खड़े होकर उनका अभिवादन किया। और इंडोनेशिया यात्रा पर पीएम मोदी को बिंतांग रिपब्लिक इंडोनेशिया आदिपुर से भी सम्मानित किया गया। ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। ये मेडल उन असाधारण लोगों, नागरिकों, सैन्य अधिकारियों या विदेशी नेताओं को दिया जाता है जिन्होंने इंडोनेशिया गणराज्य की अखंडता, संप्रभुता और सम्मान के लिए अद्भुत कार्य किए हों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च सम्मान दिए जाने पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया और कहा कि ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है, भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहाँ की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। तो हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बताया कि जो सर्वोच्च सम्मान उन्हें मिला है जो है ये हर उस भारतीय का है
और साथ ही साथ जो इंडोनेशिया के लोग हैं उनकी भावनाओं का है, साथ ही दोनों देशों के बीच जो आत्मीय संबंध हैं। प्रधानमंत्री ने अब ये सम्मान जो है इस बात में इसका जिक्र किया और ये 35वां सर्वोच्च सम्मान जो अभी तक प्रधानमंत्री को मिला है। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2018 में जो स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी थी, अब वो एक नई उड़ान भर रही है और हमने देखा कि बेहद महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच। जिस तरह से जो और ऐतिहासिक संबंध है, जो प्रगाढ़ता उन्हें मिल रही है, जो मजबूती उन्हें मिल रही है, वो लगातार इन दृश्यों के जरिए जाहिर हो रही है।
और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और लगातार तस्वीरें हमें वहां से मिल रही हैं। भारत इंडोनेशिया लोकतांत्रिक मूल्यों की नई शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत के बाद लगातार भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में जो मजबूती आ रही है, जो महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुए हैं, जो घोषणाएं हुई हैं, वो इस विजिट को, इस यात्रा को और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बनाती है। हमारे साथ इस वक्त हमारे खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व राजदूत, और डॉक्टर मनन द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। आपसे बात करना चाहेंगे त्रिपाठी जी। सबसे पहले प्रधानमंत्री का वक्तव्य हमने सुना, जिस तरह से आज प्रेस स्टेटमेंट्स भी दोनों की, एक बार फिर प्रधानमंत्री ने आसियान सेंट्रलिटी की बात करें, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी की बात करें, एंड फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात दोहराई है। क्या समझते हैं आप, किस तरह से ये संदेश केवल इंडोनेशिया के लिए था या फिर इंडोनेशिया की धरती से पूरे विश्व के लिए? देखिए, सिर्फ इंडोनेशिया के नहीं, ये संदेश इंडोनेशिया की धरती से पूरे विश्व के लिए था, क्योंकि अब देखिए ईरान युद्ध के से ये साबित हो गया कि हिंद महासागर भी अब सेनाओं की या बड़ी महाशक्तियों के होड़ से बचा नहीं है, और हिंद और प्रशांत इंडो पैसिफिक को इस होड़ से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि सारे देश, ज़्यादातर देश, आसियान, भारत और भी कई देश मिल करके ये प्रयास करें कि यहाँ पर ये शांति का क्षेत्र बना रहे। क्यों, आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस ने कहा भी था, उनका एक प्रस्ताव भी था इंडियन ओशन एज ए जोन ऑफ पीस। तो ये करने की बहुत ज़रूरत है, और अगर ये नहीं होता है तो आगे आने वाले समय में ये ईरान के युद्ध की जो फॉल आउट है, ये एशिया के और सारे विश्व के देशों में फैल जाएगी। इसलिए बहुत आवश्यक हो गया। प्रधानमंत्री ने बहुत ही मुख्य बिंदु, बहुत ही समीचीन बिंदु को यहाँ पे उन्होंने फोकस किया है। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही डॉक्टर मनन द्विवेदी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हमने देखा आज प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च सम्मान है उससे सम्मानित किया गया, और अब से कुछ देर बाद हम देखेंगे वहाँ की जो संसद है उसके संयुक्त सत्र को भी प्रधानमंत्री संबोधित करते हुए नजर आएंगे। किन मायनों में, कैसे हम देख सकते हैं इसको, क्योंकि ये इससे पहले भी कई बार हमने देखा है, लेकिन वैश्विक मंच पर एक अलग भूमिका में नजर आते हैं प्रधानमंत्री मोदी। देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 लेवल्स पे काम करते हैं, जहां तक कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी का सवाल है। एक तो सिंबॉलिज्म होता है, मतलब जिसमें अगर हम देखें एग्जाम्पल, उदाहरण देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति इसका बड़ी ही चपलता के साथ और बड़ी ही चतुरता के साथ इस्तेमाल करते हैं कि ट्रंप यूएसएस अब्राहम पे उतरते हैं, फोटो ऑप लेते हैं, और अब्राहम लिंकन पे, जॉर्ज बुश भी उतरते हैं अपने युद्धपोतों पर सिंबॉलिज्म है ये। पर उसके साथ अगर हम भारत और इंडोनेशिया और हम आसियान के रिलेशंस को देखें तो हम पाएंगे कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ही डेप्थ डिप्लोमेट हैं, और सिंबॉलिज्म, प्रतीकात्मकता के अलावा जो ठोस कदम और जो ठोस एमओयू और एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वो उन लोगों को चुप कराने के लिए काफी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री घूमने गए हैं, किसी जॉन्ट पे गए हैं, और वो भारत के प्रधानमंत्री कम हैं और विदेश मंत्री ज्यादा हैं। पर ये ऐसी नेगेटिव बात को मैं यही खत्म करूंगा और इसकी भर्त्सना करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि जहां तक उनके एड्रेस की बात है, मुझे लगता है कि जो ब्लू इकोनॉमी का जो आवरण इंडोनेशिया ने अपने ऊपर ओढ़ रखा है, जैसे कि अभी सेशेल्स गए थे, तो भारत की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है, मोदी साहब की तरफ से ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि ब्लू इकोनॉमी, और क्या कहते हैं कि एक तरीके से स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है जी, जो उद्बोधन है SIDS का, उससे दूर इंडोनेशिया, सेशेल्स और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को उससे बाहर निकलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये बातें वहां पे मोदी जी एड्रेस करेंगे, अपने एड्रेस में समाहित करेंगे। उसके अलावा जैसा कि आप अपनी रपट में पहले बता ही चुके हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स भी साउथ ईस्ट एशिया में बड़े लेवल पे भारत सरकार मार्केट कर रही है। तो अगर किसी तरीके का वेपन हब चाइना है या अमेरिका है, तो भारत भी डेमोक्रेसी के लिए, भारत भी लोकतंत्र के लिए
और मैं ये बात बड़े ही मैं ये जो बात बोलूंगा अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, पर चाइना का कंटेनमेंट भी फॉनॉप्स के चलते और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के चलते बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, तो यहाँ और पे जिस सबसे तरह बड़ी से बात लगातार है- जी डॉक्टर द्विवेदी जी, जैसे प्रधानमंत्री का विजन है कि विस्तारवादी नीति नहीं बल्कि विश्वास की नीति, और जो रक्षा क्षेत्र में हम इस वक्त अपनी आत्मनिर्भरता देख रहे हैं, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, उसका झलक इन एमओयूज में भी साफ तौर पर नजर आई। और जैसे कि त्रिपाठी जी इसी प्रश्न को आगे बढ़ाना चाहेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी का इंडोनेशियाई संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन है, ऐसा संबोधित वो करने जा रहे हैं, इस पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी वो विदेशी कई देशों के संसद को वो संबोधित कर चुके हैं। कितना समझते हैं आप ऐसे संबोधनों का जो कूटनीतिक महत्व है वो क्या आप मानते हैं? देखिए, किसी भी देश की, किसी भी स्वतंत्र देश की संसद को संबोधित करना किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष द्वारा ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो विजिट महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर संसद को संबोधित किया जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, और ये सम्मान हर किसी को नहीं दिया जाता, बहुत कम लोगों को दिया जाता। आपको अंदाज़ा होगा कि अभी कुछ दिन पहले शायद पिछले साल अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया को कहा था कि कनाडा के साथ ज़्यादा संबंध न रखें, लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट को संबोधित करने का वो दिया गया, इनविटेशन दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा तमाचा था ट्रंप के लिए, क्योंकि वो दिखाता था कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किसी दूसरे देश की पार्लियामेंट को संबोधित करना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और देखिए, हर जगह नहीं संबोधन ये होता है। हमारे यहाँ की संसद को कितने लोगों ने संबोधित किया, बहुत कम लोगों को हम ऐसा मौका देते हैं। तो ये चीज़ अपने आप में अहम हो जाती है, और ये दिखाती है कि हमारे इंडोनेशिया के साथ संबंध किस स्तर तक प्रगाढ़ हो चुके हैं। जी बिल्कुल, और वही संबंध जो है लगातार और प्रगाढ़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए, इन संबंधों के चलते एक नई ऊर्जा जो नज़र आती है, और कहीं ना कहीं एम्बेसडर से दोनों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं वो लगभग समान है। उस लिहाज से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री का इस तरह का संबोधन हो, संयुक्त सत्र को अगर वो संबोधित करें तो। जी त्रिपाठी जी, देखिए, ये दोनों देश लोकतंत्र हैं और पुराने लोकतंत्र हैं, और इनके लोकतांत्रिक सरकारों के बीच में एक सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि आपको याद होगा कि राष्ट्रपति सुकर्णो के ऊपर जब खतरा हुआ था तो भारत ने बीजू पटनायक को भेज करके और उनको रेस्क्यू कराया था। तो ये भी ऐतिहासिक संबंध जो है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है, और इसलिए भी हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। इंडोनेशिया ब्रिक्स प्लस का मेंबर है, इंडोनेशिया G20 का मेंबर है, इंडोनेशिया ने ब्रिक्स में डी-डॉलराइजेशन की भी बात कही है, हालांकि अभी हमने उसे स्वीकार नहीं किया है, लेकिन इंडोनेशिया विश्व की 10 बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसलिए इंडोनेशिया जाना, वहाँ के राष्ट्रपति से, वहाँ के नेताओं से मिलना, वहाँ की संसद को संबोधित करना एक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। वो दिखाता है कि हम किस तरह से एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आ रहे हैं और एक दूसरे को कैसे हम अधिक से अधिक समझ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही आपसी समझ जो है साझेदारी में तब्दील होती हुई नज़र आती है, सहयोग जो है वो दोनों देशों के बीच में और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन खासतौर से डॉक्टर द्विवेदी, अगर देखा जाए जिस तरीके से आपसी सहयोग बढ़ रहा है, और ऐसे में जब कहीं ना कहीं हमने देखा था, जब भू राजनीतिक स्थिति की हम बात करते हैं, वैश्विक स्तर पर कई इस तरह के मामले जिनसे कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो कई देशों तक पहुंचती हैं, लेकिन भारत इस बात का पक्षधर रहा है कि अगर समस्या है तो समाधान भी है, और कोशिश यही है कि इस तरह की जो साझेदारी हैं वो कई समस्याओं का समाधान दे सकती हैं। बिल्कुल अच्छी बात है, और मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत और इंडोनेशिया को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बताया, अगर हम इतिहास को देखें, यह हमारी 12वीं के एनसीईआरटी बुक से ये हमें विदित है कि जब डीकोलोनाइजेशन और एंटी कोलोनियलिज्म
और मतलब क्या कहते हैं जो एक तरीके का जो उपनिवेश वहां था, जब उसकी लहर चल रही थी, तो नॉन अलाइनमेंट के थ्रू नेहरू और इजिप्ट के गमाल अब्देल नासिर और सुहार्तो ये साथ में आए। 1955 में बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई। तो एक तरीके से जो शुरुआत की गई थी वो इंडिया, इंडोनेशिया और इजिप्ट इन राष्ट्रों ने शुरुआत की कि किसी तरीके से जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में, जियो पॉलिटिक्स में जो इक्वानिमिटी आनी चाहिए उसके जनक ही, उसके ओरिजिनेटर ही भारत, इंडोनेशिया और इजिप्ट हैं। इसके अलावा मैं ये यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के साहित्य में जाएं तो हम पाएंगे कि एक टर्म होता है, मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा है यहाँ पर आर्काइव ग्लोबलाइजेशन, ये एक एंशिएंट ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है। और वहां पर इतिहासविदों को ज्ञात होगा, ये नोटेड डाउन है कि कैप्टन कुक पहली बार जकार्ता के पास में उन्होंने अपने शिप को रोका और वहां पर अपने लोगों को भेजा। और वो अलग बात है कि महामारी से उनके कुछ नाविक खत्म हो गए, बीमार हो गए, पर जिस तरीके से भारत और इंडोनेशिया का संबंध भी सिर्फ बायलैटरल नहीं है, उसी तरीके से जो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच कॉन्टैक्ट हुआ 18th एंड 17th सेंचुरी में कैप्टन कुक के द्वारा, तो ये बड़ा ही वैश्विक डेवलपमेंट है। और इसको हम लोग, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान की क्या कहते हैं परिभाषा में कहें, तो एक तरीके का रिजीम है। ये बात सामने आई। और मैं अपनी पुरानी बात पे फिर आना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर हम जैसे अभी एल्बेनीज से मिलेंगे मोदी जी, तो वो भी क्वाड की बात करेंगे, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात होगी, पर इंडोनेशिया और भारत की जो बातें हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन्स पे भी बात होगी। और भारत बहुत कुछ गेन भी कर सकता है क्योंकि इंडोनेशिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स का अग्रणी राष्ट्र है। जी बिल्कुल, इसको लेके अहम समझौता भी हमने देखा है किस तरीके से किया गया है, और उसके साथ साथ कई और अन्य अहम समझौते इस श्रेणी में हमें नजर आते हैं। क्या माना जाए एमपी साहब के जो समझौते भारत और इंडोनेशिया के बीच हुए हैं, इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री की विजिट हुई थी वहाँ पर, तब से एक जो यात्रा है और संबंध जो है मजबूत होने शुरू हुए थे, लेकिन ये यात्रा, ये वाला जो पड़ाव है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है उसी वजह से क्योंकि नए जो क्षेत्र हैं, नए अवसर शायद अब नज़र आ रहे हैं, उसी के चलते दोनों देश जो हैं उस वजह से एक आपसी सहयोग को मजबूती दे रहे हैं। हाँ जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जो भारत सरकार ने अपना नोवेल परिक्रम शुरू किया है, क्या इसको कहते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो चीज भी इंडोनेशिया को दी जाएगी। उसके अलावा जैसा कि ये सर विदित है, भारत एक प्रजातंत्र है बहुत पुराना, और अमेरिका, इंडोनेशिया वगैरह ये सब राष्ट्र भारत के साथ के हैं। तो इंडोनेशिया भी हमारे चुनाव आयोग से, हमारे चुनाव के ट्रेडिशन से, परिपाटी से बहुत कुछ सीख सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंडे में ये भी बात होनी चाहिए कि जिस तरीके से काउंटर टेरर कॉपरेशन विभिन्न राष्ट्रों में चल रहा है, तो अगर हम इंडोनेशिया के पड़ोसियों को देखें जैसे कि फिलीपींस और आसे वगैरह, वहां पर आतंकवादियों ने कुछ वर्षों पहले अपनी पैठ जमा ली थी। तो ऐसा नहीं है कि ये एक तरीके का मुस्लिम फंडामेंटलिज्म ही है या मुस्लिम एजेंडर टेररिज्म है, पर जिस तरह की अराजकतावाद की जो ताकतें हैं उनको भी भारत और इंडोनेशिया को, ऑस्ट्रेलिया को, और आगे जाके भविष्य में मोदी जी न्यूजीलैंड भी जाएंगे, तो न्यूजीलैंड के साथ भी ये काउंटर टेरर कॉपरेशन बढ़ाना चाहिए और डिफेंस कॉपरेशन तो होगा ही। पर और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि मोदी जी बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एग्जाम्पल दे रहे हैं। सब जगह वो ये कह रहे हैं, साइशिलीज गए और वो यूरोपियन यूनियन की मीट में गए, नीदरलैंड्स वगैरह, इटली जाके आए, तो उन्होंने बोली कि जिस तरीके का ब्लॉकेड, जिस तरीके का कंस्ट्रेन्ड नेविगेशन ईरान ने कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, उस तरह की परिपाटी कहीं इंडियन ओशन में या जो एरिया है अंडमान निकोबार का जो बॉर्डर, मैरीटाइम बॉर्डर लगता है, ऐसे इंडोनेशिया के साथ, वो चीज हमारे यहाँ नहीं आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ट्रेड है भारत और इंडोनेशिया का, वो अभी काफी पाल्ट्री है, काफी कम है, 25 से 30 बिलियन अगर एक आंकड़ा मैं दूं डॉलर्स,
ये ट्रेड है। पर अगर हम भारत के आसियान के ट्रेड की बात करें तो ये करीब जो आंकड़ा हमारे सामने आता है वो है 120 बिलियन डॉलर्स का। तो कहीं ना कहीं अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी में के तहत ही मोदी जी गए हैं, और लुक ईस्ट तो पहले हुआ करती थी, ये अब हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। और अगर हम पूरे एरिया को देखें, बिल्कुल द्विवेदी तो जी, इस काफी तरीके से महत्वपूर्ण हो जाता है सांस्कृतिक किस तरीके से साम्यता है। अब नए सिरे से भारत जो है अपनी नीतियों को लगातार आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है और वैश्विक मंच पर आज के समय में नीतियों को माना भी जाता है। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने जिक्र किया डॉक्टर द्विवेदी ने क्रिटिकल मिनरल्स का, त्रिपाठी जी, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर हमने काफी राजनीति देखी, किस तरह से इसको एक राजनीतिक टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया। महत्वपूर्ण खनिज, स्टील सप्लाई चेन और रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर हुए समझौते को आप किस तरह से देखते हैं? भारत और इंडोनेशिया के बीच इस रेयर अर्थ को लेकर, मिनरल्स को लेकर, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर समझौता हुआ है। जो भारत का विनिर्माण, ईवी और सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाएं हैं, जिस तरह से आज सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत आज एक बड़ी छलांग लगा रहा है, उनको कितना बल मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, भारत में 4 सबसे बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं सेमीकंडक्टर की स्थापित हुई हैं। उनके लिए हमको क्रिटिकल मिनरल चाहिए, और वो क्रिटिकल मिनरल हमें कई देशों से मिल सकता है, लेकिन हमें अगर इंडोनेशिया जैसे मित्र देश से मिल रहा है और ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो हमारे लिए तो ये ज़रूरी है, और दोनों देशों के लिए ज़रूरी है कि हम उनको क्या दे सकते हैं, वो हमें क्या दे सकते हैं, दोनों देश एक दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं। क्रिटिकल मिनरल सिर्फ सेमीकंडक्टर्स में ही नहीं, डिफेंस इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है। क्रिटिकल मिनरल आपके मोबाइल फ़ोन में यूज़ होता है, और भी कई ईवी कार्स में भी यूज़ होता है। तो तमाम जगहों पर क्रिटिकल मिनरल्स की जो है वो खपत या उनकी मांग बढ़ रही है। ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन सुव्यवस्थित करें कि कहीं उसमें बाधा ना आए, निर्बाध रहे। जैसे हमने पेट्रोल की कमी, ईरान युद्ध के दौरान जब पेट्रोल की कमी आई और पेट्रोल उत्पाद की, तो हमने अपना डाइवर्सिफाई कर दिया अपना मार्केट, अपने सोर्सेज। हम 42 देशों से लेने लगे पेट्रोल और संबंधित उत्पाद। ऐसे ही अब हमें ये कोशिश करना चाहिए, और इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं कि आगे क्रिटिकल मिनरल भविष्य की चीज़ है। अभी से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। तो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई हमें निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसलिए हम मित्र देशों को टटोलें, और वही हम यहाँ कर रहे हैं। यानी पहले से हमें तैयारी करनी होगी आने वाले समय के लिए। और जैसा उदाहरण आपने दिया पेट्रोल डीजल की अगर बात की जाए, 2000 अगर हम 10 साल पहले की बात करते हैं, 13-14 की बात की जाए, तो करीब 27 देशों तक ही वो नज़र आती थी, जो एक सीमित स्थिति थी। लेकिन वो अब 40 से अधिक देशों पर, और ये अगर देखा जाए जितेंद्र जी, एक कोशिश भी है भारत की कि सिर्फ एक देश तक हमारी निर्भरता जो है वो ना रहे, वहाँ भी विविधता जो है वो नज़र आ सके। जी बिल्कुल, और इस विविधता में हम ये देख सकते हैं कि कई देशों के साथ हमारे संबंध ऐसे हैं कि अगर हम ये टटोलना चाहें तो उन देशों को हम कई चीज़ें सप्लाई कर सकते हैं जो कि पारस्परिक विकास के लिए सहयोग होंगी। जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम। डिजिटल पेमेंट सिस्टम आज भारत का 51 से ज़्यादा देशों ने एक्सेप्ट किया है जी। और इंडोनेशिया या आसियान के और देशों को अगर हम वो कराएं तो इससे उनका फ़ायदा होगा, और हम उनसे उनके काम की चीज़ें ले सकते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, एक मैं बताना चाहता हूँ, भारत इंडोनेशिया को बहुत कम द्विपक्षीय व्यापार में भारत का निर्यात बहुत कम है, 4.5 अरब डॉलर के करीब ही है, जिसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी देते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ कि विश्व में, हालांकि कम मात्रा में, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का क्रूड जो है वो इंडोनेशिया में होता है जी। और हम ये कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ हम अपनी रिफाइनरी भी स्थापित करें, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करें। हमारे इंडोनेशिया के साथ इन्वेस्टमेंट देखिए, हमारा 1.56 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडोनेशिया में, जबकि इंडोनेशिया और ये जो आज MOUs साइन हुए हैं, जो घोषणाएं हुई है, उसमें ये है कि भारत इंडोनेशिया में निवेश कर रहा है। आइए सीधे रुक कर लेते हैं इंडोनेशिया का। हमारी संवाददाता आंचल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। आंचल, बेहद महत्वपूर्ण एजेंडा रहा, और जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत और इंडोनेशिया का और ज़्यादा सहयोग यहाँ पर साफ तौर पर नजर आएगा। MOU साइन हुए हैं, क्या कुछ बड़ा हाईलाइट्स रहे आज के दिन की अब तक के?
जया और मुकुल, अगर देखें तो इस बार की जो ये यात्रा है प्रधानमंत्री की, ये किस तरह से रणनीतिक रिश्तों को तो कहीं ना कहीं मजबूत कर ही रही है, लेकिन जिस तरह से जो एमओयू साइन हुआ है, ये अपने आप में युगांतकारी बदलाव लेकर आने वाले हैं दोनों देशों के रिश्ते में, पॉजिटिव और साथ ही साथ एक रोबस्ट रिजिलियंट इकोसिस्टम को बिल्ड करते हुए। अगर हम तमाम एमओयूज पर नजर डालें तो जिस तरह से अब आप ये देखेंगे कि आईआईएम जो मतलब बैंगलोर है, उसकी एक ब्रांच यहाँ इंडोनेशिया में खोली जाएगी। आप समझे कि आसियान की दूसरी सबसे बड़ी, जब हम बात करते हैं व्यापारिक साझेदार के तौर पर, इंडोनेशिया मौजूद है। ये किस तरह से शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अहम साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस कौशल की, यानी कि यूथ कैसे इससे जुड़ता हुआ नजर आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में जिस तरह से ब्रह्मोस पर ये प्रगति और एमओयू हुआ है, ये इंडिजीनियस, जब हम बात करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन, उसको बढ़ाएगा। आत्मनिर्भर भारत और रिजिलियंट होती हुई जो फोर्स है, जब हम बात करते हैं डिफेंस से जुड़े हुए रक्षा उत्पादों के निर्यात की, रक्षा उत्पादों के को बनाने की अपने ही स्वदेशी धरती पर, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा एमओयू है। वहीं जिसका जिक्र लगातार हमारे विशिष्ट मेहमान और सुबह से जो गेस्ट हैं वो कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल्स, ये अपने आप में बहुत बड़े हैं जय और मुकुल, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स की जरूरत, जैसे कि हमने बताया, कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में, और इसमें हम ये मान रहे हैं कि प्रोसेसिंग के लिहाज से ये जो एडवांसमेंट है वो क्रिटिकल सप्लाई चेन को, हम जानते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, और क्रिटिकल सप्लाई चेन को मजबूत करने में जो डिस्ट्रप्टेड है, बहुत अहम साझेदार साबित होगा ये जब एमओयू की हम बात करते हैं। यहाँ पर अगर बात करें हेल्थ केयर की, तो जो किफायती दवाइयां हैं, वो किफायती दवाइयां कैसी मिलती हुई नजर आएंगी, उसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग में दोनों देश कैसे आगे बढ़ेंगे, और फूड सिक्योरिटी जो कहीं ना कहीं भारत और इंडोनेशिया को जोड़ता है। फूड सिक्योरिटी का प्रोग्राम साफ तौर पर सस्टेनेबल कैपेसिटी बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है। और वहीं जब यूपीआई और क्रिस को हम साथ जोड़ने की बात करते हैं, यूपीआई क्रिस क्या करेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवलिंग को यहां पर बढ़ावा देता होगा। साथ ही साथ मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडोनेशियन लाइजनिंग ऑफिसर कैसे, जब रियल टाइम में हम मैरीटाइम सिक्योरिटी को नोट कर पाएंगे, ये बहुत अहम हो जाता है, जो हिंद प्रशांत महाक्षेत्र में खुले समावेशी व्यापारिक साझेदारी की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो भारत का है, वही केपीयू जो कि इलेक्शन बॉडी है, जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, यहाँ नॉलेज शेयरिंग होगी, ईवीएम्स को लेकर एक्सपीरियंस बिल्डिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाएगा। और ये वो तकनीक है जब हम कोऑपरेटिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आगे आकर बात करते हैं, ये कैसे इनोवेशन, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो ये तमाम एमओयूज ये बताते हैं कि भारत के लिए इंडोनेशिया, देखिए ना, इंडोनेशिया में ही इंडिया का पूरा नाम आता है, और इसीलिए लगातार हम ये कह रहे हैं कि दोनों देशों के रिश्ते दीर्घायु होते हैं। जी बिल्कुल, कई वजह हैं जिस वजह से दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और मजबूत हो रहे हैं। और इसी कड़ी में अगर जितेंद्र जी, अगर जब हम देखते हैं जो नीतियां हैं उनकी, आपने जिक्र किया था किस तरीके से वो प्रभावित रही हैं, और अभी जितने एमओयूज हुए हैं अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए, डिफेंस जो है कहीं ना कहीं एक फोकस उस पर नज़र आता है। और हमने देखा था कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी सप्लाई को लेकर भी एक जो सहमति है वो यहाँ बनी है। इसके साथ साथ एयर टू एयर अगर मिसाइल की हम बात करते हैं, भारत में जो निर्मित हैं, उसको लेकर भी एक बड़ा बाजार हम कह सकते हैं कि अब हमारे सामने है, और इंडोनेशिया के साथ इस पर भी हम आगे और बढ़ते हुए अब नज़र आएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी आसियान में हमने अपनी पैठ बना ली है डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस एक्सपोर्ट के उसमें। फिलीपींस को, वियतनाम को हम ब्रह्मोस मिसाइल दे रहे हैं। अब इंडोनेशिया के साथ समझौता हुआ ब्रह्मोस के लिए। इसके साथ साथ ही अस्त्र जो मिसाइल हम दे रहे हैं जी, जो कहा जाता है बियॉन्ड विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, वो हम दे रहे हैं। प्लस आप देखिए इंडोनेशिया हमारे साथ नेवल एक्सरसाइजेज भी करता रहा, मिलान करता रहा है। इंडोनेशिया हमारे साथ गरुड़ एक्सरसाइज में रहा है, हम मतलब उनके साथ रहे हैं। इंडोनेशिया के साथ हमारे और भी कई उपक्रम रहे हैं, और भी कई हमारे पार्टनरशिप रहे हैं। और हमारा एक ये रहा है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलियम रहा है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल रहा है, सॉरी, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कि देशों की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए वो इंडोनेशिया के साथ हम कर रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें इस ओर इंगित करती हैं कि इंडोनेशिया के साथ हमारे रिश्ते कितने अच्छे हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि हमारा द्विपक्षीय व्यापार जो है सिर्फ $24 बिलियन है, 24 अरब डॉलर है,
100 अरब डॉलर, जबकि और देशों के साथ पूरे आसियान के साथ है। लेकिन आसियान में 10 देश हैं, हमारा सिर्फ इंडोनेशिया के साथ उसका 25% व्यापार है। ये हमारे लिए कम खुशी की बात नहीं है, क्योंकि आप देखिए बांग्लादेश के साथ हमारा व्यापार उससे कम है, ब्राज़ील के साथ हमारा व्यापार उससे कम है, मेक्सिको के साथ हमारा व्यापार कम है। इंडोनेशिया के साथ हमारा व्यापार 25 बिलियन डॉलर होना काफ़ी बड़ी बात है, काफ़ी गर्व की बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको यहीं रुक जाना चाहिए। अभी और ऐसे कई क्षेत्र हैं, हमें निवेश करना चाहिए इंडोनेशिया में, एग्रीकल्चर में भी। हमने 100 टन से ज़्यादा उच्च गुणवत्ता वाले बीज देने, गेहूं के बीज देने की घोषणा की है, लेकिन हमें उन्हें कृषि की उन्नत तकनीक भी देनी चाहिए। जी, उसको लेकर भी बात जो है वो यहाँ पर हुई है। यहाँ पर हुआ है कृषि क्षेत्र में कैसे। डॉक्टर द्विवेदी, आपने रक्षा क्षेत्र का जिक्र किया था। लगातार पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है समुद्र शक्ति, गरुण शक्ति और रक्षा मंत्रियों के संवाद और रक्षा उद्योग जो सहयोग है भारत और इंडोनेशिया के बीच, वो काफी तेज हुआ है। क्या अब रक्षा सहयोग भारत इंडोनेशिया संबंधों का एक केंद्रीय स्तंभ बनता जा रहा है? क्योंकि इस बार की यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा सहयोग की बात करें हम, अपने डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइल यहाँ पर उसको लेने का फैसला किया है, तो खासतौर पर दोनों देशों के बीच रक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अब एक पहलू बन चुका है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले जब मोदी जी की सरकार 2014-28 मई को आई, तो उन्होंने दो एक वर्षों में स्टेबल होने के बाद, सेटल होने के बाद एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया विदेश नीति को और डिफेंस कॉर्पोरेशन को। वो ये कि बिल्कुल ही मतलब आमने सामने का बड़ा ही ब्लेटेंट तरीके का प्रकार का कॉमर्शियल एलिमेंट डाला सरकार ने। ये आपको समझना चाहिए, डिफेंस कॉर्पोरेशन पहले थोड़ा बहुत टैबू होता था और हमारी डिप्लोमेटिक व्यवस्था में भी हम लोग, क्योंकि हमारा बड़ा नॉन वायलेंट और नॉन एग्रेसिव पोस्चरिंग रहा है डिप्लोमेसी में और विदेश नीति में, कूटनीति वगैरह में, तो हम लोग इस बात को ऑफिशियल तौर पे सामने नहीं लाते थे, न्यू दिल्ली नहीं लाता था कि कहीं ना कहीं अगर मनी की बटरेसिंग होगी, पैसा आएगा और निवेश होगा और कम से कम प्रॉफिट मेकिंग भी डिफेंस कॉर्पोरेशन का एक मुद्दा होना चाहिए। तो जहां पर हम देख रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल, साउथ अफ्रीका जैसे कई राष्ट्र हैं जो पूरी तरीके से वॉर इकोनॉमी बेस्ड कई मायनों में माने जाते हैं, पर भारत तो खैर वॉर इकोनॉमी बेस्ड या डिफेंस इकोनॉमी बेस्ड नहीं हो पाएगा कभी भी। पर फिर भी जिस तरीके से इंडोनेशिया का भी जो डेवलपमेंट है वो भारत के आत्मनिर्भरता के अमृत काल के 2047 के क्लॉज से कहीं ना कहीं मिलता है। तो ये बातें दोनों के डिफेंस कॉर्पोरेशन को बहुत और आगे बढ़ाएंगी और सजग करेंगी। उसके अलावा जो बात मैंने पहले बोली, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि चाइना को हम बेसिकली एक्सपेंशनिस्ट राज्य की तरह और विस्तारवादी राष्ट्र की तरह देख रहे हैं, पर चाइना की पावर इतनी है और अमेरिका भी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी हॉर्मुज के बाद वहां भाग के गए, बीजिंग ईरान के बाद। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों के साथ कोएलिशन करेंगे अगर हम, तो आगे आने वाली हमारी सामरिक और विदेश नीति सुदृढ़ होगी। मेरा यही कहना है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू।
तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हमारे विशेष कार्यक्रम में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से भारत और इंडोनेशिया के बीच जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको एक नई गति मिल रही है, नई दिशा मिल रही है और कैसे दोनों देशों के लिए एक बेहतर स्थिति नज़र आती है। हमारी संवाददाता आंचल लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, साथ ही दो खास मेहमान भी हैं। आंचल, समझना चाहेंगे आपसे, जब हमने अभी तक देखा किस तरीके से जो बायलैटरल रिलेशन है वो नज़र आते हैं, MOU नज़र आता है, लेकिन एक सॉफ्ट पावर के तौर पर अगर जब हम भारत की बात करते हैं, किस तरीके से उसकी भी जो झलक है क्या इंडोनेशिया में नजर आती है? देखिए, हमने अपनी रिपोर्ट्स में जब से ये यात्रा शुरू हुई ये बताया कि किस तरह से सांस्कृतिक रिश्तों की जड़ें दशकों पुरानी हैं। जब प्रधानमंत्री के आगमन की खुशी में वयांकुलित का प्रस्तुतिकरण किया गया, आप समझते हैं कि उसमें शैडो पपेट्स के जरिए रामायण का मंचन है। ये बहुत पुरानी लोक कला है जब हम बात करते हैं इंडोनेशिया की, और इसीलिए इंडोनेशिया पर भारत की छाप साफ तौर पर नजर आती है। कल्चरली जितने डीप रूटेड भारत और इंडोनेशिया के टाइज हैं, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर प्रमुख प्राचीन जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, साथ ही साथ जो कल्चरल एक्सचेंज है ISSR के जरिए, ICCR के जरिए, वो लगातार यहाँ होता है। तमाम इंडोनेशियाई कलाकार जिनसे हमने कल बात की, आप देखिए कि उनका झुकाव भारतीय शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य के प्रति उनकी जो आसक्ति है वो साफ तौर पर नजर आई। इसीलिए नो योर डायस्पोरा नाम का जो इनिशिएटिव चलाया गया, आप समझिए उसके जरिए कैसे भारतीय समुदाय को यहाँ पर जोड़ा जाता है और भारतीय समुदाय समझता है। और जितने भी यहाँ पर इंडोनेशियाई लोग हैं, चाहे भारतीय खान पान हो, चाहे भारतीय पहनावा हो, उनमें उसका प्यार नजर आता है। इसीलिए एजुकेशन, हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में, अब शिक्षा के क्षेत्र में आप आदान प्रदान को ऐसे समझिए, जब हम बात करें IIM बेंगलुरु जिसका सेंटर यहाँ खोला जाएगा, आसियान के तमाम जुड़े हुए देशों में जब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आएंगे, जब कोई पढ़ने आता है तो वो अपने साथ अपने अनुभव, अपने देश की संस्कृति को लेकर भी यहाँ पर आता है। इस लिहाज से आप समझिए कि ये कल्चरल एक्सचेंज दोनों देशों को कैसे मजबूत करता है। सॉफ्ट पावर का जैसे मैंने जिक्र किया 2023 में मैं आपको लेके चलती हूँ, जहां पर जिसको हमने श्री अन्न का साल घोषित किया था। आप समझिए कि यहाँ पर श्री अन्न परोसा जाता है, लोग उसे बड़े चाव से खाते हैं। ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये जो अलाइनमेंट है सॉफ्ट पावर की, ये यहाँ पर नजर आती है। इसलिए भारतीय लोगों के साथ, भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय सभ्यता के साथ यहाँ के लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन को लेकर भी MOU साइन किया। अब आप समझेंगे कि इसका संस्कृति से कैसे महत्व है। यहाँ पर कई ऐसे बिजनेस मॉडल्स हमने देखे जो भारत के बिजनेस मॉडल से प्रभावित होते हुए नजर आए। हम ONDC की यहाँ पर बात करते हैं, उसकी तर्ज पर यहाँ पर मॉडल्स जो है वो स्थापित किए गए हैं। लोग एंटरप्रेन्योरशिप में जिस तरह से एंट्री चाहते हैं, B2B और VCs के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की हैंड होल्डिंग इन कल्चरल मीटिंग्स में भी डिसाइड होती है, यानी कि यहाँ से भी एक डिसाइडिंग फैक्टर होकर निकलता है। इसीलिए इनोवेशन के स्टार्टअप में हम जानते हैं कि भारत तीसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है किसका? यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स का। डिजिटली अगर हम मूविंग अहेड की बात करते हैं तो वो कौन है? इंडोनेशिया। तो दोनों के लिए ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। इसीलिए कल्चरली जब हम बात करते हैं एजुकेशन वाइज, हम यहाँ पर ट्रैवल और टूरिज्म के लिए, जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे कि आपका ट्रैवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आसान होगा। इन तमाम चीजों का समावेश क्या है? समावेश ये है कि दोनों देशों के रिश्ते, जब हम आर्थिक तौर पर इन्हें सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं, और ये अलग अलग पड़ाव है जिनको पार करते हुए दोनों देश एक दूसरे के करीब आएंगे। और आसियान देशों में जब हम ग्लोबल साउथ की प्रखर मुखर आवाज भारत को मानते हैं, तो उस लिहाज से ये एक सोच जो भारत ने बदली है कि टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, हम बिल्कुल हमारे पास है, फैसिलिटेटर हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, स्मार्ट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हम समावेशिता के भाव को लेकर चलते हैं। यही समावेशिता का भाव जो है वो इंडोनेशिया में भी हमें नजर आई। इसलिए आप देखिए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर, जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है वो भारत की जरूरत है, और जो जरूरत अगर इंडोनेशिया की है तो भारत की उसको पूरा करने के लिए समझदारी में, साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल आंचल, अब यहाँ पर सॉफ्ट पावर की बात हो रही है, यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की एक कनेक्ट की बात हो रही है। तो ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण घोषणा भी हुई, जो ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन के लिए भारत की सहायता बेहद अहम हो रही है। कितनी महत्वपूर्ण ये घोषणा है और क्या महत्व है इस मंदिर का इंडोनेशिया के लिए भी और भारत और इंडोनेशिया के प्रगाढ़ होते रिश्तों के भी?
क्योंकि हम जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं उसके लिए जो एमओयू ये साइन हुआ ये बताता है कि भारत और जो इंडोनेशिया है उसके रिश्ते दशकों पुराने तो हैं ही, लेकिन सांस्कृतिक और उस लिहाज से जोड़ते हुए नजर आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने कल भी देखा कि जब प्रधानमंत्री के आगमन के लिए प्रस्तुतियां पेश हुई, शिव स्तुति उसमें गाई गई। तो यहाँ पर कई ऐसे मंदिर हैं जिनमें भगवान शिव के जो प्रतिबिंब हैं वो परिलक्षित होते हुए नजर आते हैं। अब आप समझिए कि किसी मंदिर को दोबारा उसके निर्माण के लिए अगर एमओयू जो साइन हुआ है, देश में उसकी आस्था के प्रतीक के तौर पर कितनी अहम साझेदारी और केमिस्ट्री यहाँ पर नजर आती है। तो ये जो केमिस्ट्री है ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि हम इसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जोड़ रहे हैं और कल्चरल एक्सचेंज के जरिए आप ये समझिए कि कितना जरूरी हो जाता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हम खाली ऐसे ही मजबूत नहीं कर सकते कि जब हम बात कर रहे हैं कि हम हिंद प्रशांत। और ये सीधी तस्वीरें Please kindly rise. Kami mohon berdiri for the arrival of the official party. Please welcome the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, and the President of the Republic of Indonesia, His Excellencies Mr. Prabowo Subianto, accompanied by Vice President of the Republic of Indonesia, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Speaker of the People's Consultative Assembly, Speaker of the House of Regional Representatives, as they are entering the hall. Please kindly be seated. Untuk para fotografer, kami persilakan. Acara akan kami mulai. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very good afternoon. It is our great honor and privilege to extend our warmest welcome to our distinguished guests. President of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Prabowo Subianto. Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi. Honorable members of the Parliament of the Republic of Indonesia, honorable official delegates, excellencies, honored guests, ladies and gentlemen, welcome to the state visit of Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi, to the House of Representatives of the Republic of Indonesia. It is a privilege to have your presence as we commemorate this important occasion, which reflects the enduring friendship and the ever-growing strategic partnership between Indonesia and India. Thank you for joining us, and once again, welcome. As we gather today, we celebrate the shared values, cooperation, and mutual respect that continue to strengthen Indonesia-India relations. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to commence today's program, may we respectfully invite Her Excellency, the Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, to deliver her welcoming remarks. Please welcome on stage Her Excellency Ms. Puan Maharani. Yang terhormat
Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi, Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, Yang terhormat Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Haji Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua, Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin dan para wakil yang hadir, yang kami hormati anggota Kabinet Merah Putih, yang kami hormati pimpinan alat kelengkapan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, para undangan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Perdana Menteri Republik India, Bapak Narendra Modi. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami untuk menyambut Yang Mulia beserta rombongan delegasi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Yang Mulia setelah terakhir kita bertemu pada konferensi Parlemen 20 di India pada tahun 2023. Saya berharap Yang Mulia merasakan hangatnya sambutan kami di Jakarta, sebagaimana hangatnya sambutan yang kami rasakan ketika berkunjung ke New Delhi. Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950. Beberapa tahun kemudian, Indonesia dan India bersama-sama menjadi co-sponsor Konferensi Asia Afrika di Bandung dan menghidupkan semangat Dasasila Bandung pada tahun 1955 yang kemudian menjadi fondasi gerakan non-blok. Saat ini, Yang Mulia kami sambut di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebuah bangunan dengan nilai sejarah yang penting bagi Indonesia. Gedung ini dibangun pada tahun 1965 sebagai bagian dari rencana penyelenggaraan Conference of the New Emerging Forces atau CONEFO, sebuah gagasan strategis Presiden Soekarno yang mencerminkan aspirasi negara-negara berkembang untuk memiliki posisi setara dan turut menentukan dalam tatanan global pada saat itu. Hingga hari ini, semangat tersebut tetap kami jaga dalam pelaksanaan fungsi parlemen dan diplomasi Indonesia. Yang Mulia, kini hubungan Indonesia dan India semakin erat. Peringatan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negara yang ditandai dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada tahun 2025 memperkuat kemitraan strategis kita. Kita adalah dua negara demokrasi besar sesama kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Kami di DPR RI mendukung peningkatan hubungan kedua negara menjadi comprehensive strategic partnership dan disepakati share vision on maritime cooperation in the Indo-Pacific saat kunjungan Yang Mulia ke Indonesia pada tahun 2018. Kedua dokumen tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk memperluas kerjasama di berbagai bidang. DPR RI menghargai posisi India yang menempatkan Indonesia dan ASEAN sebagai bagian penting dari kebijakan Act East Policy saat dunia diwarnai oleh meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok,
krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim, Indonesia dan India memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat kerjasama pembangunan. Di tengah meningkatnya gejolak geopolitik dan geoekonomi global tersebut, negara harus hadir menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional, sekaligus memastikan bahwa pembangunan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pada saat yang sama, kerjasama antar bangsa dan negara harus terus diperkuat dalam semangat persamaan, saling menghormati, dan solidaritas untuk mewujudkan tatanan dunia yang lebih baik, damai, dan inklusif. Oleh karena itu, DPR RI meyakini bahwa sinergi yang erat antara lembaga legislatif dan eksekutif merupakan modal penting dalam memperkuat kerjasama antar negara di tengah dinamika global. Diplomasi parlemen tidak hanya melengkapi diplomasi pemerintah, tetapi juga memperluas ruang dialog, membangun saling pengertian, memperkuat kepercayaan, serta mendorong lahirnya dukungan politik bagi berbagai agenda kerjasama bilateral maupun multilateral yang menjadi kepentingan bersama. DPR RI mengapresiasi Parlemen India yang telah membentuk India-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada bulan Februari yang lalu, yang kami harap akan bekerja sama erat dengan grup kerjasama bilateral DPR RI Parlemen India yang dibentuk pada Januari 2025. Selain melalui mekanisme Friendship Group bilateral, DPR RI siap memperkuat kerjasama dengan Parlemen India di berbagai forum parlemen regional dan multilateral. Kami berharap kerjasama kedua parlemen kita semakin berorientasi memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat kedua negara. Yang mulia, kami yakin rangkaian kunjungan kenegaraan yang mulia kali ini akan membawa banyak manfaat bagi kedua negara. Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional. Dalam hal ini, kami mendukung sinergi antara pemerintah dan parlemen kedua negara untuk menciptakan iklim investasi yang semakin pasti, transparan, dan saling menguntungkan. Sehingga kedepannya Indonesia dan India dapat memasuki fase baru kerjasama ekonomi yang lebih seimbang, inovatif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Yang mulia, sekali lagi terima kasih atas kunjungan yang mulia ke Indonesia. Salam dari kami, rakyat Indonesia untuk rakyat India, sahabat yang telah terjalin dalam ikatan sejarah, budaya, dan peradaban selama berabad-abad. Semoga persahabatan kedua bangsa terus tumbuh, membawa kedamaian, kemajuan, kesejahteraan bagi generasi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu. Thank you Your Excellency Ms. Puan Maharani for your warm and inspiring remarks. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, it is now our distinct honor to invite His Excellency, the Prime Minister of the Republic of India, to deliver his keynote address. Please welcome His Excellency Sri Narendra Modi. For his keynote address, please welcome His Excellency Sri Narendra Modi. माननीय राष्ट्रपति जी, Yang mulia
उपराष्ट्रपति जी, Indonesia, माननीय राष्ट्रपति जी, Yang Mulia उपराष्ट्रपति जी, माननीय स्पीकर्स, पार्लियामेंट के सम्मानित सदस्य, एक्सेलेंसीज, इंडोनेशिया के मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको नमस्कार। सलामत सियाम। अपने सहाबत सैजाती के बीच आकर मैं बहुत ही आनंदित हूं। आपके बीच आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं 140 करोड़ भारतवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के एक भाग्यशाली नागरिक के रूप में आपको सभी भारतीयों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडोनेशिया के लोगों ने, यहां के प्यारे बच्चों ने, युवाओं और महिलाओं ने आज के दिन को मेरे जीवन के सबसे यादगार दिनों में से एक दिन बना दिया है। आज की सुबह जिस तरह इंडोनेशिया के लोगों ने मुझे अपना प्रेम दिखाया है, जिस तरह स्वागत किया है, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। आज सुबह प्रेसिडेंट प्रबोवो ने कॉपीराइट की बात कही थी। मैं उन्हें यही कहूंगा, इस प्रेम पर, इस स्नेह पर, इस दोस्ती पर, इस आदर भाव पर किसी का कॉपीराइट हो ही नहीं सकता। प्रेसिडेंट प्रबोवो से मेरी मित्रता कॉपीराइट की सारी सीमाओं से परे है। साथियों, आज सुबह मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान पाने का भी सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि भारतीयों के प्रति इंडोनेशिया के लोगों के स्नेह को हृदय से, नम्रता से स्वीकार करता हूं। यह सम्मान हम दोनों देशों की डेमोक्रेटिक वैल्यूज का है, साझी विरासत का है और दोनों देशों के मजबूत होते रिश्तों का है। मैं आप सभी साथियों का, प्रेसिडेंट प्रबोवो जी का, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज भारत और इंडोनेशिया इतिहास के एक अहम पड़ाव पर एक साथ खड़े हैं। इस सदी का पहला क्वार्टर बीत चुका है और अब आने वाले 25 वर्ष हम दोनों देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंडोनेशिया की इस महान धरती पर मैं आपके समक्ष दोनों देशों के साझा विकास का विश्वास लेकर के आया हूं। मैं ये संकल्प लेकर आया हूं कि भारत और इंडोनेशिया मिलकर पूरी मानवता को एक नई ऊर्जा से भर दे सकते हैं।
जब भारत के 140 करोड़ नागरिक, इंडोनेशिया के 29 करोड़ नागरिक साझा प्रयासों से मिलकर आगे बढ़ेंगे तो दुनिया एक नया इतिहास रचते हुए देखेगी। भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। टुगेदर विथ ऑल, डेवलपमेंट फॉर ऑल। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारी राजधानियां भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन समुद्र में हमारे बीच केवल 150 किलोमीटर की ही दूरी है। दूसरे देशों में समुद्र भले ही सीमाओं और दूरियों का कारण रहा हो, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी का प्रतीक नहीं रहा। समुद्र हमारे बीच एक सेतु है। ये हमारे साझा भविष्य का केंद्र है। इंडिया, इंडोनेशिया और इंडियन ओशन, ये नाम हमारे आपसी जुड़ाव की गवाही देते हैं। हजारों वर्षों तक हमारे पोर्ट्स दुनिया को जोड़ते रहे। हमारे जहाज व्यापार और संस्कृति को दूर दूर तक लेकर गए। हमारे पास समुद्र से जुड़ी भविष्य की अनेक संभावनाएं हैं। इसलिए मैं आज समुद्र की इसी विशालता को आधार बनाकर आपसे भारत इंडोनेशिया के संबंधों को नई ऊंचाई देने का आग्रह करूंगा। ऑनरेबल मेंबर्स, इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। हमारा संबंध सदियों पहले नालंदा के ज्ञान से है। हमारा संबंध वायांग, नृत्य और संगीत से है। हम बोरोबुदुर और प्रभानम जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं। हम इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं। हम बाली यात्रा के उत्सव और उसके उल्लास से जुड़े हैं। और जब हम स्वाद की बात करते हैं तो क्रुपुक और पापड़ में कौन ज्यादा क्रंची है, ये कहना कठिन हो जाता है। लेकिन ये बात तो तय है, मसाला और बुम्बू दोनों हमारे जीवन में फ्लेवर लाते हैं। साथियों, भारत के पश्चिमी छोर पर स्थित गुजरात, ये मेरा गृह राज्य है। कहा जाता है कि सदियों पहले गुजरात से कुछ व्यापारी और सूफी संत
समुद्र के रास्ते ही इंडोनेशिया आए थे। वे अपने साथ इस्लाम के विचार और इस्लाम के जीवन मूल्य भी लेकर यहां आए। आज भी गुजरात के पटोला वस्त्र यहां सम्मान और प्रतिष्ठा के प्रतीक है। आज भी इंडोनेशिया की बाटिक कला में उनकी छाप दिखाई देती है और इसलिए ही राष्ट्रपति सुकर्णो ने भी कहा था, इंडोनेशिया और भारत के लोग रक्त और संस्कृति के संबंधों से जुड़े हैं। साथियों, ऐसा कितना कुछ है जो हमारे पूर्वजों ने साथ साथ जिया है। हम लोगों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया। हम दोनों ही राष्ट्र लगभग एक ही समय स्वतंत्र हुए। इंडोनेशिया 1945 में और भारत 1947 में। और जब स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संप्रभुता की बात आई तो भारत संयुक्त राष्ट्र में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन की मजबूत आवाज बना। उस दौर में आदरणीय बीजू पटनायक जी ने जो भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री सुल्तान शहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित भारत पहुंचाया, वो घटना दोनों ही देशों को और करीब ले आई। ऑनरेबल मेंबर्स, एक और बात जो हमें एक दूसरे के करीब लाती है वो है हमारा मजबूत लोकतंत्र और लोकतंत्र में विविधता। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्नेका तुंगल इक्का का विचार है। हम दोनों ने अपने लोकतंत्र में इस विविधता को ही अपनी एकता की नींव बना लिया है। ऑनरेबल मेंबर्स, 1950 में जब भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था, उस समारोह के मुख्य अतिथि भी राष्ट्रपति सुकर्णो ही थे, और जिसका उल्लेख अभी आदरणीय स्पीकर महोदय ने किया। और उस दौर में बांडुंग सम्मेलन में राष्ट्रपति सुकर्णो और प्रधानमंत्री नेहरू ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि स्वतंत्र देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है। ऑनरेबल मेंबर्स, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, इंडोनेशिया ने ये रिफॉर्मेसी के जरिए दुनिया को दिखाया है। पिछले 2 दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है और करोड़ों लोग
गरीबी से बाहर आए हैं। भारत का लोकतांत्रिक अनुभव भी यही कहता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और हमारे यहां भी पिछले एक दशक में 25 करोड़ से ज्यादा भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं। और इसलिए मित्रों, जब भारत और इंडोनेशिया साथ खड़े होते हैं तो दुनिया का ये विश्वास मजबूत होता है कि लोकतंत्र अवसर देता है, लोकतंत्र विश्वास देता है और लोकतंत्र भविष्य बनाता है। और मुझे अटूट विश्वास है हमारे ये लोकतांत्रिक मूल्य और साझा आकांक्षाएं भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयां तक ले जाएंगे। ऑनरेबल मेंबर्स, एक साथ आजाद देशों के तौर पर हमने जो सफर शुरू किया था, अब उस आजादी के 100 वर्ष भी हम एक साथ पूरे करने जा रहे हैं। यहां इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरीटाइम पावर्स है। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है। हम प्राचीन सभ्यताएं भी हैं और भविष्य के लिए नेचुरल पार्टनर्स भी हैं। इस यात्रा में हम एक दूसरे के पार्टनर्स भी बने और स्ट्रेंथ भी बने। इसी विजन लेकर को आज राष्ट्रपति प्रभुओं से मेरी विस्तृत चर्चा भी हुई है। हमारे उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के बीच जो सद्भाव और विश्वास है, हमें उसे अपने नागरिकों के लिए नए अवसरों में बदलना है। पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $25 अरब तक पहुंचा है। भारत की 100 से अधिक कंपनियां इंडोनेशिया में काम कर रही है। निश्चित तौर पर हम साथ मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे अभी और भी असीमित संभावनाएं हमारा इंतजार कर रही है। ऑनरेबल मेंबर्स, फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स में भारत और इंडोनेशिया के बीच अनंत आकाश को छूने का सामर्थ्य है। उदाहरण के तौर पर स्पेस टेक्नोलॉजी। आज पूरी दुनिया स्पेस में भारत की क्षमता का लोहा मान रही है और भारत इसमें इंडोनेशिया को अपना नेचुरल पार्टनर मानता है। बियाक में सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधाएं लंबे समय से भारत के स्पेस प्रोग्राम को सहयोग देती रही है। भारत ने भी इंडोनेशिया के कई सैटेलाइट लॉन्च किए हैं
और कैपेसिटी बिल्डिंग में अपना योगदान दिया है। अब इस सहयोग को और आगे ले जाने का समय है। सैटेलाइट एप्लीकेशंस में हम साथ काम कर सकते हैं। भारत इंडोनेशिया में सैटेलाइट लॉन्च सुविधा विकसित करने में भी सहयोग देने के लिए तत्पर है। साथियों, हमारी समृद्ध समुद्री विरासत को सहेजने के लिए हम 5000 साल पुराने पोर्ट सिटी लोथल में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। मैं चाहूंगा कि इंडोनेशिया भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े। ऑनरेबल मेंबर्स, आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रभुओं और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं। इंटेलिजेंस, साइबर थ्रेट्स, आतंकी फंडिंग और डी रेडिकलाइजेशन, इन क्षेत्रों में हम और सहयोग बढ़ाकर दुनिया में शांतिवादी ताकतों को मजबूती दे सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है और ऐसे में हम जैसे विकासशील देश समान भागीदारी और अपनी बड़ी भूमिका मांग रहे हैं। इस वैश्विक परिदृश्य में भारत का स्पष्ट मानना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म को और टाला नहीं जा सकता। 2022 में इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता और 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता दोनों ने विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को वैश्विक चर्चा के केंद्र में लाने का प्रयास किया। इंडोनेशिया की बेबास एक्टिव की परंपरा और भारत का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए कमिटमेंट वैश्विक विषयों पर हमें साथ खड़े होने के लिए मजबूत आधार देते हैं। भारत फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है। भारत इंडो पैसिफिक में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करता है। इसके लिए हमने आसियान को केंद्र में रखा है। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है। भारत और आसियान की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भारत और इंडोनेशिया इस दिशा में निरंतर काम करते रहें। ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे सामने एक और बड़ा अवसर है। पिछले वर्ष इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बना है। इस वर्ष
भारत ही ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स का ये मंच और अधिक व्यवहारिक हो, अधिक संतुलित हो, ग्लोबल साउथ की जरूरतों के प्रति और अधिक संवेदनशील हो, हम इसके लिए साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आज इंडोनेशिया के सभी पार्लियामेंट मेंबर्स के सामने मैं भारत इंडोनेशिया साझेदारी के एक नए युग का आह्वान करता हूं। गंगा और महाकाम की धाराओं की तरह हमारी सभ्यताओं ने सदियों से विचारों, आस्था, व्यापार और संस्कृति को जोड़ा है। आज उसी ऐतिहासिक प्रवाह को भविष्य की नई ऊर्जा देने के लिए मैं आप सभी के समक्ष गंगा महाकाम विजन प्रस्तुत करना चाहता हूं। ये विजन हमारी साझेदारी को केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं रखता। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति, समृद्धि, सुरक्षा और शेयर्ड प्रोग्रेस का मार्ग प्रशस्त करता है। पहला, सिविलाइजेशनल कनेक्ट। हम अपने सभ्यतागत जुड़ाव को नई पीढ़ियों की चेतना से जोड़ेंगे। रामायण से बोरोबुदुर तक, समुद्री यात्राओं से सांस्कृतिक संवाद तक, हम अपने साझा इतिहास को भविष्य की शक्ति बनाएंगे। इसके लिए हमें भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करना चाहिए। दूसरा, शेयर्ड डेवलपमेंट। विकसित राष्ट्र बनने की अपनी अपनी यात्राओं में भारत और इंडोनेशिया अटल साझेदार रहेंगे। इंडोनेशिया का एमास विजन और भारत का विकसित भारत संकल्प एक दूसरे को गति देंगे, एक दूसरे को शक्ति देंगे और हमारे लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज का निर्माण करेंगे। तीसरा, सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट। हम डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को नई ऊंचाई देंगे। हम अपनी नेशनल कैपेसिटीज को मजबूत करेंगे। आतंकवाद, साइबर थ्रेट्स, समुद्री चुनौतियां और इमर्जिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसका हमारा बिलीव असाइनमेंट में हम मिलकर सामना करेंगे। भारत और इंडोनेशिया का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट इंडो पैसिफिक में स्टेबिलिटी का मजबूत आधार बनेगा। चौथा, मैरीटाइम प्रॉस्पेरिटी। दो महान समुद्री राष्ट्रों के रूप में हम अपनी शेयर्ड मैरीटाइम ज्योग्राफी को शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी में बदलेंगे। साबांग से ग्रेट निकोबार तक, मलक्का गेटवे से इंडो पैसिफिक तक हम कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ट्रेड रेजिलियंस में नए अवसर पैदा करेंगे। पांचवा, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। हम ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को और मजबूत आवाज देंगे। हम ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम करेंगे जहां
डेवलपमेंट इंक्लूसिव हो, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो और ग्लोबल गवर्नेंस अधिक न्यायपूर्ण और रिप्रेजेंटेटिव हो। साथियों, भारत और इंडोनेशिया मिलकर मानवता के 5वें हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी साझेदारी केवल 2 देशों का संबंध नहीं है, यह इंडो पैसिफिक की स्टेबिलिटी, ग्लोबल साउथ की शक्ति और विश्व के शेयर्ड फ्यूचर में विश्वास का संकल्प है। आइए अपनी ऐतिहासिक मित्रता को नए दौर में ले जाएं। आइए गंगा महाकम विजन को मिलकर साकार करें। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत में तुलसीदास जी ने लिखा था, जाने बिनु न होई प्रतीत, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। यानी जब तक लोग एक दूसरे को जानेंगे नहीं, तब तक उनके बीच अपनापन नहीं बढ़ेगा। मुझे बताया गया है कि इंडोनेशिया में एक कहावत है और इसका अर्थ भी यही है, ताक केनाल माका ताक सायांग। इसलिए हमने तय किया है, हम एक दूसरे से मिलने जुलने का सिलसिला और तेज करेंगे। आज शाम मैं और राष्ट्रपति प्रबोवो यहां रह रहे भारतीयों से मिलेंगे। कल राष्ट्रपति प्रबोवो और मैं प्रबानन भी जाएंगे। हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट के कंजर्वेशन और रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। भारत और इंडोनेशिया उस विरासत को सहेजने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसे इतिहास ने हमें सौंपा है। ऑनरेबल मेंबर्स, मैं आज आप सभी सदस्यों को भारत आने के लिए भी विशेष निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप जरूर भारत आएं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ आएं। भारत के लोगों को आपका स्वागत करते हुए बहुत अच्छा लगेगा। मुझे विश्वास है हम मित्रा सेलामान्या पार्टनर फॉर एवर बनकर काम करेंगे। हम मिलकर भारत और इंडोनेशिया के लोगों के लिए साझा समृद्धि का भविष्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। दीर्घायु इंडोनेशिया। भारत माता की जय। धन्यवाद। Our next official group photo. So now to kindly join to the front, may we invite President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, Vice President of the Republic of Indonesia, Speaker of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Speakers of the People's Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Speaker of the House of
regional representatives of the Republic of Indonesia, Vice Speakers of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, Vice Speakers of the People Consultative Assembly of the Republic of Indonesia, Vice Speakers of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia. Okay, everybody ready? On 3. 1, 2, and 3. One more time. 1, 2, and 3. Let's give big round of applause, ladies and gentlemen, distinguished guests, Bapak Ibu semua. Again, thank you to Mr. President, Mr. Prime Minister, Madam Speaker, and Excellencies. And this concludes the official group photograph, and we hope this moment will serve as a wonderful memory of today's meaningful connection we have shared. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this also concludes the official meeting on the occasion of the state visit of His Excellency Sri Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India, to the House of Representatives of the Republic of Indonesia. On behalf of the House of Representatives of the Republic of Indonesia, thank you for your presence and valuable participation. We wish you a pleasant journey, and we look forward to welcoming you again on another memorable occasion. And ladies and gentlemen, may we respectfully invite the Honorable Mr. President and Prime Minister and their Excellencies to lead to departure from the hall. We wish the Prime Minister of the Republic of India and the entire delegation a pleasant and productive stay in Indonesia. Again, thank you, have a wonderful day, and until we meet again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तो इंडोनेशिया की संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री ने यहाँ संबोधित किया और इस संबोधन में कई बड़ी बातें जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि आज मेरे जीवन का एक खास दिनों में से ये एक है, जिस तरह का स्नेह प्यार मुझे इंडोनेशिया में यहाँ पर मिला है। और क्या कुछ उनकी बड़ी बातें रहीं संबोधन की, आइए उस पर भी नजर डालते हैं। आपको बताते हैं तमाम बड़ी बातें जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहीं। ऐतिहासिक संबोधन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इंडोनेशिया के लोगों ने आज के दिन को मेरे जीवन का यादगार दिन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक संबोधन की जो अहम बातें रही इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बेहद ऐतिहासिक दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा कि इस स्नेह, दोस्ती, आदर पर किसी का कॉपीराइट नहीं हो सकता। यानी कि भारत और इंडोनेशिया के जो रिश्ते हैं वो कॉपीराइट सीमाओं से परे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान मिलना साझी विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान है, और ये हर एक भारतीयता के साथ साथ जब हम इंडोनेशिया के लोगों की बात करते हैं, उनकी भावनाओं की बात करते हैं, उनके लिए भी एक सम्मान है। भारत इंडोनेशिया सदी के अहम पड़ाव पर हैं। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हमने देखा
कि कैसे अभी तक हमारी जो स्वतंत्रता है उसके 75 वर्ष हम पूरे कर चुके हैं। अब आने वाले जो 25 वर्ष हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। भारत इंडोनेशिया पूरी मानवता को नई ऊर्जा से भर सकते हैं। तमाम अवसर दोनों देशों के पास हैं। भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद पर चलने वाला देश है। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि सबका साथ सबका विकास विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद है भारत की नीति, और दोनों देशों के साझा विकास, साझा प्रयास का विजन में लेकर आया हूं। सबका साथ सबका विकास भारत के लोकतंत्र का मूल मंत्र है और इसी विजन के साथ आज भारत आगे बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र दूरी नहीं बल्कि एक सेतु की तरह है, और इसी समुद्र की सेतु के चलते भारत और इंडोनेशिया लगातार और करीब आ रहे हैं। भारत इंडोनेशिया के बीच समुद्र एक साझा भविष्य का माध्यम बन चुका है, जिसके चलते आज दोनों देशों के रिश्ते और भी प्रगाढ़ हो गए हैं। भारत इंडोनेशिया का संबंध रामायण महाभारत की विरासत का है, और इससे पहले दोनों देशों के जो पोर्ट्स थे उन्होंने दुनिया को जोड़ने का काम किया। उसी वजह से आज समुद्र जो है दोनों देशों की दूरियों को कम कर रहा है। दोनों देशों ने लंबे समय तक विदेशी शासन का सामना किया है। बहुत ही समानताएं हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान किया। उन्होंने बताया कि दोनों देशों के बीच रक्त और संस्कृति का जुड़ाव है, और उसी वजह से आज के समय में ये संबंध और भी मजबूत होते हुए हमें नज़र आते हैं। न सिर्फ जब हम सांस्कृतिक स्तर पर बात करते हैं, बल्कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इंडोनेशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लोकतंत्र है। दोनों के देशों के बीच लोकतंत्र की जो समानता है, लोकतांत्रिक दोनों देश व्यवस्था जो दोनों देशों के बीच है, वो दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको और प्रगाढ़ करती है। दोनों देशों ने विविधता में एकता को नींव बनाया है। तो समुद्र ही नहीं साझा करते बल्कि इतिहास भी साझा करते हैं, और दो दशकों में इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था बढ़ी है। करोड़ों लोग गरीबी से बाहर आए हैं, और कुछ ऐसे ही विकास की कहानी भारत की है। भारत के लोकतंत्र के अनुभव भी इंडोनेशिया के जैसे ही हैं। पिछले दशक में हमने देखा है कि भारत ने कितनी प्रगति की है, और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा आकांक्षाएं भारत और इंडोनेशिया को एक नई ऊर्जा दे रही हैं। दोनों देश ग्लोबल साउथ की आवाज़ हैं। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि आज ग्लोबल साउथ की आवाज़ मुखरता से विश्व में गूंज रही है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ा है, और अपेक्षा यही है कि और भी इस व्यापार को बढ़ाया जाए। साथ ही दोनों देशों के लिए भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। हमने देखा कैसे भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं, और लोकतंत्र ये विश्वास देता है, अवसर देता है, भविष्य बनाता है। आज हम इतिहास से सीखते हुए, वर्तमान को साथ में लेते हुए भविष्य की रोड मैप को तैयार कर रहे हैं। ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। यूएनएससी में रिफॉर्म टाला नहीं जा सकता। आज इंडोनेशिया की धरती से यहाँ पर भारत ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि जिस तरह से ग्लोबल ऑर्डर तेजी से बदल रहा है, ऐसे में यूएनएससी में रिफॉर्म, यूएनएससी में सुधार अब और देर नहीं की जा सकती इसमें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त, खुले, समावेशी इंडो पैसिफिक का प्रबल समर्थक है, और उसी के पक्ष में लगातार इस तरह की नीतियां जो हैं आज हम दूसरे देशों तक भी पहुंचा रहे हैं। उन्हीं की वजह से जुड़ते हुए नज़र आते हैं। हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी आसियान सेंट्रिक है, और इसी वजह से इसका जो प्रभाव है वो सीधे तौर पर हम देख भी सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभ्यगत जुड़ाव को नई पीढ़ियों तक जोड़ने पर जोर जो है वो नज़र आता है, और उसी वजह से आज का जो समय है काफ़ी बेहतर दोनों देशों के लिए। तमाम जो अवसर हैं वो यहाँ नज़र आते हैं। तो सभ्यतागत जुड़ाव को एक नई ऊर्जा देने का यहाँ पर प्रधानमंत्री ने विजन दिया। साथ ही गंगा महाकुंभ विजन यहाँ पर प्रस्तुत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपको बता दें, जब प्रधानमंत्री संसद पहुंचे थे तो उससे पहले उनका स्वागत किया गया। ये तस्वीरें साझा करते हैं। इंडोनेशिया की संसद में संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और जब प्रधानमंत्री का यहाँ आगमन हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से उनका स्वागत हुआ जब वो इंडोनेशिया के संसद भवन में पहुँचे। और साथ ही वहाँ भी हमने देखा अंक पुस्तिका जो है उस पर हस्ताक्षर करते हुए नजर आए।
और उसके बाद संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान हमने देखा इंडोनेशिया की अगर बात की जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान भी किया, उसकी बानगी यहाँ नजर आई और दोनों देशों के बीच ये एक अहम जुड़ाव है जो कि दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करता है, इस डोर को और मजबूती देता है। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ संयुक्त तस्वीर खिंचवाते हुए और तमाम जो गणमान्य लोग थे वो भी प्रधानमंत्री के साथ आए। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ ही इस मौके पर जिक्र किया जो भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों की जो हाईलाइट रहे, जो हाई पॉइंट्स रहे हैं, खासतौर पर आतंकवाद जिसका दंश भारत लगातार झेल रहा है और इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाता है। पहलगाम आतंकवाद के समय इंडोनेशिया बहुत ही मजबूती के साथ भारत के साथ खड़ा रहा। प्रधानमंत्री ने इसका भी जिक्र किया और आभार व्यक्त किया। साथ ही भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है आज मौजूदा परिवेश में, तो ऐसे में भारत और इंडोनेशिया एक साझा भविष्य को साथ लेकर चल सकते हैं और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने गंगा महाकम विजन यहाँ पर प्रस्तुत किया, जिसके चलते भारत इंडोनेशिया एक सभ्यतागत संवाद की शुरुआत कर रहे हैं। कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक्स, ब्लू इकोनॉमी, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आज भारत और इंडोनेशिया साथ नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक, समुद्री सुरक्षा से लेकर सप्लाई चेन तक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सभ्यतागत विरासत तक, भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय आज से शुरू हो गया है और भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों का भी एक सुनहरा अध्याय की शुरुआत हुई है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार यहां पर कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कई वैश्विक मंचों पर भारत और इंडोनेशिया का सहयोग यहाँ नज़र आता है और साथ ही उन्होंने ब्रिक्स का भी इस बार जिक्र किया कि किस तरीके से इंडोनेशिया जो कि उसका पूर्ण सदस्य है और इस बार भारत की अध्यक्षता में होगा, तो यहाँ दोनों अगर साथ मिलकर काम करते हैं तो और भी बेहतर स्थिति जो है दोनों देशों के लिए वो यहाँ नजर आ सकती है। बिल्कुल। और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, सर आपसे जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री का बेहद ऐतिहासिक संबोधन और जो गंगा महाकम विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया है, यकीनन आने वाले दशक के लिए कह सकते हैं, भविष्य के लिए एक बहुत ही एक सशक्त रोड मैप की यहाँ पर घोषणा प्रधानमंत्री ने किया है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, गंगा महाकम विजन जो प्रधानमंत्री ने दिया है अभी वहाँ की पार्लियामेंट को संबोधित करते वक्त, वो एक तरह से भारत और इंडोनेशिया के आगे आने वर्षों में संबंध कैसे होंगे इस चीज़ को चिन्हित करता है। वो साफ साफ उन्होंने देखिए कर दिया कि हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, सांस्कृतिक रूप से हम दोनों एक दूसरे से बहुत पुराने संबंधों में जुड़े हुए हैं। और उन्होंने जो घोषणा की भारत इंडोनेशिया सिविलाइजेशनल डायलॉग शुरू करने की, वो एक बहुत बड़ा कदम है भारत और इंडोनेशिया के बीच में सांस्कृतिक तौर से एक दूसरे से और करीब आने का, एक दूसरे को और ज़्यादा समझने की। जैसे उन्होंने कहा कि समझ से ही आप अगर एक दूसरे को समझेंगे नहीं तब तक आप एक दूसरे से प्रीति नहीं कर पाएंगे, प्रेम नहीं कर पाएंगे, स्नेह नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ समझने की बात है कि जब आप समझेंगे एक दूसरे को तभी आप एक दूसरे के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से करीब आएंगे, और करीब आएंगे जब तभी आपके आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध और बढ़ेंगे। बिल्कुल। और ये संवाद जारी रहने वाला है, प्रधानमंत्री ने ये भी इसका भी जिक्र किया। बिल्कुल। तो हर स्तर पर देखिए किस तरीके से जो संबंध हैं और प्रगाढ़ होते नजर आ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ त्रिपाठी जी, आपने इतना महत्वपूर्ण समय दिया, हमारे साथ चर्चा में आप शामिल हुए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया, संयुक्त सत्र को जो उन्होंने संबोधित किया, तमाम बड़ी बातें उन्होंने इस दौरान कहीं और साथ ही साथ ये भी बताया कि कैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इंडोनेशिया